गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में चैप्टर 9 के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, भारत माता। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता एक वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड गए और वहाँ हैरो तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने इंग्लैंड से वकालत भी किया था, परंतु गांधी जी का प्रभाव इनके ऊपर अधिक पड़ा, जिससे गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। सन 1929 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए और वहीं पर लाहौर अधिवेशन में ही 1929 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी बच्चे जो हैं इन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। सन 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थी। इनकी रचना है मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आइए अब हम ये चैप्टर 9 पढ़ते हैं, भारत माता। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी या अन्य लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ये भारत माता। देखिए, इस चैप्टर में नेहरू जी ने हमारे देश के लोगों से बातचीत की है और भारत क्या है, भारत माता हम किसे कहते हैं, इस बात को उन्हें समझाने का प्रयास किया है, समझाया है। जैसे हम आज भारत माता की जय तो कहते हैं, लेकिन भारत माता है कौन, इस बात को नेहरू जी ने हमारे देशवासियों को बताया है। लोगों से प्रश्नोत्तरी भी की है कि भारत माता आप किसे कहते हैं, किसे मानते हैं, किसको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। इसमें इन्होंने भारत के बारे में, भारत माता के बारे में और लोगों को देश को आज़ाद कराने में और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में आगे आने के लिए आह्वान भी किया है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। देखिए, यहाँ लेखक कह रहा है कि जब मैं किसी जलसे का मतलब होता है सभा में, चूँकि नेता लोग या उस समय हमारे जो आज़ादी के सिपाही थे वो लोगों को इकट्ठा करके उनसे सभा करते थे और उन्हें आज़ादी के लाभ और गुलामी के हानि को बताते थे और किस तरह से हमें आज़ादी मिलेगी, हमें आज़ादी के लिए क्या कैसे करना है, ये सारी बातें बताते थे। तो उसी को जलसा कहते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि अक्सर जब हम एक जलसे से अर्थात एक सभा से दूसरी सभा में जाते हैं तो इन जलसों में जो हमें सुनने के लिए लोग आते हैं, हमारी बातों को, हमारे विचारों को सुनने वाले लोग आते हैं या भारत की चर्चा करते हैं, भारत के बारे में बातचीत करते हैं, तो भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। तो वो है क्या, हिंदुस्तान है क्या, भारत है क्या? तो यहाँ लेखक बता रहा है भारत एक संस्कृत का शब्द है। भारत शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है और जिसने इस भारतीय की स्थापना की है, उनके संस्थापक के द्वारा यह भारत शब्द प्रयोग किया गया है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता
क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। तो लेखक कह रहा है कि मैं लोगों के बारे में जब चर्चे में जाता तो भारत शब्द पर चर्चा करता, भारत माता पर चर्चा करता, लेकिन मैं जब देहात क्षेत्र में जाता तभी इन बातों पर चर्चा करता। शहर के लोगों के बीच में मैं इन बातों की चर्चा नहीं करता था, क्योंकि लेखक कह रहा है कि शहर के लोग अपने आप को ज़्यादा सयाना समझते हैं, चालाक समझते हैं, और उन्हें दूसरे की किस्म की गिजा की ज़रूरत नहीं, और वे दूसरे की सलाह कम मानते हैं। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता। लेखक कह रहा है, नेहरू जी कह रहे हैं कि लेकिन जब मैं गाँव में जाता तो किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, अर्थात जिनके नज़रिए स्पष्ट थे, जिनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे, मैं इस बड़े देश की चर्चा उनके बारे में करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। और जिस हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उनके किसानों को इस बारे में बताता भी कि किस तरह से हमारा एक देश का हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग हो गया है, फिर भी हमारा हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब और पश्चिम तक किसानों के लिए एक सा था। लेखक कह रहा है, मैं उन सारी चीज़ों पर चर्चा करता, उन सभी विषयों की चर्चा करता जो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसानों के लिए एक जैसा था, और स्वराज्य का भी जिक्र करता, और स्वतंत्रता प्राप्ति की भी चर्चा करता, जिक्र माने चर्चा, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। और जब हमारा, और यह भी उन्हें बताता, लेखक कह रहा है कि मैं उन लोगों को यह भी बताता कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो उसमें कुछ लोगों के ही फायदे नहीं होंगे, बल्कि ये स्वतंत्रता हम सब के लिए फायदेमंद है। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता, और मैं उन किसानों से यह भी बताता कि किस तरह से मैंने उत्तर से पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा की, और लोगों को बताया किस तरह से लोगों का हमें सहयोग मिला। यह सारी बातें उन्हें बताता। यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, और मैं उन्हें यह भी बताता कि मैं चाहे उत्तर में गया, चाहे दक्षिण में गया, खैबर में गया, कन्याकुमारी तक गया, जो जहाँ भी मैंने पूरे देश के किसी भी कोने की यात्रा की, तो देश के सभी किसानों ने मुझसे केवल एक ही सवाल किया है, एक ही तरह की प्रश्न किए हैं मुझसे, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। लेखक कह रहा है कि किसानों की मात्र एक तरफ इशारा था, किसानों की एक ही समस्या थी, वो हमारे देश की किसी भी कोने का किसान हो, पहली समस्या उसकी गरीबी, दूसरी समस्या कर्जदारों और पूंजीपतियों के शिकंजे में उसका फंस जाना, तीसरी समस्या जमींदार, महाजन, अधिक लगान, कड़े लगान का मतलब अधिक लगान और सूद, उसके बाद भी पुलिस के द्वारा उन पर किया जाने वाला अत्याचार, और ये सभी बातें गुथी हुई थी, और ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। ढड्ढे का मतलब होता है कि एक लिखित ब्यौरा, नियम या कानून जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको विदेशी सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिया था कि आपको मजबूरन हर हाल में इस कानून का पालन करना है, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, और हम लोग विदेशी सरकार द्वारा थोपे गए उस नियम और कानून से मुक्त भी होना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसे हम एक जुज हैं। यह नेहरू जी कह रहे हैं कि हमारी यही कोशिश होती थी कि सभी लोग पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और इस विशाल दुनिया के बारे में भी सोचें, जिसके कारण हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, ठीक है ना। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन एक बार मैं फिर आपसे बता दूं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ओके, थैंक यू।